साथियों, फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। जन सुलभ पुस्तकालय के प्रति आभार और आप सभी के आभार। मैं अर्पण जी ने मुझे 3 कहानियां पढ़ने का आदेश दिया है और मैं चाहता हूं कि और मित्र आ जाएं। या अर्पण जी, आप सूचना दें ताकि मैं कहानी का पाठ करूं। जी 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 जी। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और ये एक ऐसा मंच है जो हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा ख्याल है कि इसमें सभी जितने भी बड़े रचनाकार हैं, रघुवीर सहाय से लेके अभी तक की लेखकों को स्थान और उनके महत्व को उसका मूल्यांकन किया गया है। मैं अपनी कहानी का पाठ कर रहा हूँ। पहली कहानी है तलवार। पास के शहर में दंगे हुए थे, उन दिनों की बात है। बात तो बहुत छोटी है किंतु इसने मुझे बेचैन कर रखा है। दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं, या वैसी ही ताज़ा है जैसे पहले दिन थी। हमेशा दिमाग पर सवार रहती, एक पल को न बिसरती, क्या दिन क्या रात। मैंने कहा ना कि दंगे मेरे शहर में नहीं, पास के शहर में हुए थे। 2 संप्रदायों में खूनी वारदात हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे। जगह जगह आग लगी थी, धुआं उठ रहा था, लोग चीख चिल्ला रहे थे और शहर छोड़कर भाग रहे थे दूसरी जगह पनाह के लिए। मेरे शहर में ऐसा कुछ न था तो सिर्फ इस वारदात का आतंक। लोग चौकन्ने थे, अपने सिमटे भयभीत से। जरा भी कुछ होता या कोई बदहवास सा भागता तो बाजार के शटर गिरने लगते, लोग घरों में घुसकर अंदर से कुंडी चढ़ा लेते। क्षण भर में गलियां रास्ते सूने हो जाते। एक बार गश्ती पुलिस का घोड़ा बिदका कि भगदड़ मच गई सनसनी के साथ कि दंगा हो गया। पल भर में रास्ते वीरान हो गए। जहां शोर के मारे कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, वहां कौवे की कांव कांव गूंज रही थी। बाद में लोग इस अफवाह पर हंसे, पर सनसनी की दुखदुखी दिल में समाई थी। एक दूसरे को लोग शक की निगाह से देखते और घर से बाहर बहुत ही मजबूरी में निकलते, डरते कहीं कुछ हो न जाए। ऐसी मजबूरी में एक शाम में बाजार के लिए निकला। मिट्टी का तेल लाना था, एक बूंद न था। पड़ोसियों से कई कट्टी उधार ले चुका था, अब हिम्मत न पड़ती थी, सो निकला कट्टी लिए। यह जो रास्ता है कमला पार्क से खिरनी मैदान की तरफ जाने वाला, उस तरफ बढ़ने पर ढाल, फिर लंबा चढ़ाव आता है। चढ़ाव से पहले बाएं हाथ पर बड़े तालाब का छोर है। छोर पर अमन होना चाहिए किंतु वहां हरहराहट है और इस हरहराहट की शिकार है एक पुरानी मस्जिद। पानी उसकी काई भरी दीवारों पर पछाड़े खाता। आप वहां खड़े हो तो भीग जाएं। पता नहीं क्यों मुझे वहां खड़े होने मजा आता और वहां जाकर मुझे लगता कि मैं एक मचलती नाव पर सवार हूं। बहरहाल मस्जिद से थोड़ा हटकर यानी चढ़ाव की तरफ
कई टूटे फूटे मकान हैं जिन्हें देखकर लगता कि ये किसी पुरानी इमारत के खंडहर हैं, जिन्हें लोगों ने खपरेल टीन टप्पर डालकर रहने लायक बना लिया है। मैं इन मकानों की बात नहीं कर रहा हूँ, उस मकान के बारे में बता रहा हूँ जो इनसे थोड़ा हटकर है। बारिश से इसका रंग रूप जख्मी है, ईंटों ने ऊपरी खाल छोड़ दी है और अंदर का गूदा झांकने लगा है। दरवाजे पर पर्दा नुमा धुआं खाया टाट पड़ा है, टाट बीच बीच में फटा है और जमीन पर लथड़ा है। मकान के पास ही स्कूटर मरम्मत करने की 2-4 दुकानें हैं, जिनके बाहर चीकट नम जमीन पर मैकेनिक स्कूटर दुरुस्त करने में मशगूल रहते। मकान के सामने एक बड़ा सा पत्थर है, पत्थर पर झुका 8-10 साल का एक लड़का है। वह लड़का जो पत्थर पर झुका है फटीचर हालत में है। तन पे उसके एक फटी सी कमीज है, शरीर काला मैल से फूला दिख रहा है कि मलने से बत्तियां झड़ने लगे। इसके बावजूद उसके चेहरे पर भोलापन और ऐसा सलोनापन है जिससे वह सुंदर लग रहा है। उसके हाथ में एक पुरानी जंग खाई तलवार है और वह पत्थर पर रगड़ मारकर उसमें धार रख रहा है। जब मैं पास से गुजरा तो लड़का तलवार रगड़ते रगड़ते रुका। उसने मेरी ओर देखा जैसे शिनाख्त कर रहा हो। मुझे बरबस हंसी आ गई। एकाएक माहौल को देख मैं संजीदा हो गया। इस बीच वह सीधा तनकर खड़ा हो गया। मेरे चेहरे में उसे कोई ऐसी चीज दिखी जिससे वह रोष में भर उठा। उसने तलवार नीचे से ऊपर इस तरह लहराई जैसे कुशल तलवारबाज करता है। मैं कुछ बोलता कि वह मुझे माँ की गाली देता। ललकारने लगा, आ तुम्हारी अम्मा थी, वह तुतलाता है, तुझे माल डालेंगे थाले। मुझे गुस्सा आया, छटाक भर का है, जमीन से उठा नहीं और ऐसी बातें। माथे बल आया कि उस लड़के ने फिर गाली दी और तलवार लहराने लगा जैसे मार देगा। मैंने उसे जोर से झिड़का और फिर शांत लहजे में कहा, काहे मारोगे? मैंने क्या किया है बेटा? इस पर उसने तलवार जमीन पर रखी और दोनों पंजे मुंह के सामने कर उन पर थूका। पंजा रगड़ते हुए उसने बायां पंजा गले में पड़ी ताबीज छूते हुए बाईं जांघ पर मारा और दाएं से तलवार संभालता मुझे एकटक देखता गाली देता बोला, तुम हमारी जात के नहीं, खूनी हो, हम तुम्हें मार देंगे। यह कहते कहते उसने तलवार लहराई और जोरों से पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर रगड़ से चिंगी सी उठी। तुम्हारी ही जात का हूं। मुँह से यह बात फूट पड़ी। बचकानी लगने के बाद भी मुझे शर्म सी लगी जब स्कूटर मैकेनिक उस पर जोरों से हंस पड़े। हंसते हंसते वे मुझे हाथ हिलाने लगे जैसे कह रहे हों कि काहे लौंडे लपाड़ी के मुंह लगते हो, चलते बनो, जाओ यहां से। इस बीच लड़का सपाटे से टाट वाले पर्दे को हटाता घर में घुसा तलवार लिए और हाथ में बड़ा सा लठ ले आया खींचता हुआ। लठ उसने जमीन पर पटका जैसे तलवार के टूटने पर उसका इस्तेमाल करेगा। लठ की झनक को पैर तले दबाता।
अब वह तैश में आ गया था और क्रोध में बेतहाशा गालियां बकने लगा। तलवार पर सख्त पकड़ की वजह हाथ और गले की नसें तन गईं। उसके चेहरे पर से वह भोलापन और सलोनापन गायब हो गए जो कुछ क्षण पहले थे, और उनके स्थान पर अब एक ऐसी क्रूरता जमी थी जो भयानक और विभत्स लगती है। सहसा कोई महिला हंसी। मैंने देखा पर्दे नुमा टाट को उठाए, चीकट धोती पहने, उलझे बाल बेतरह खुजलाती एक औरत थी। शायद लड़के की माँ थी। लड़के कर्तव्य पर निहाल थी, हंस रही थी। मैकेनिक भी जोर जोर से हंसे जा रहे थे। अब वे ताली बजाने लगे जैसे किसी धुन पर समान ताल दे रहे हों। साथ ही आवाजें भी लगाने लगे, वाह 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 वाह, वारे पहलवान, बकअप बकअप। यह आवाज तेज से तेजतर होती गई। मेरा चेहरा सफेद कागज सा हो गया। सहसा लड़के की हरकत और लोगों के इस रूप से घिन से भर उठा और ढेर ढेर सा थूकने लगा। यह घिन इतनी बढ़ी कि मेरा रुकना वहां दुश्वार हो गया। मैं आगे बढ़ा। पीछे हंसी गूंज रही थी और ललकार, वाह वाह, वारे पहलवान, बकअप बकअप। और लड़के की आवाज भी, तुम हमारी जात के नहीं, हम तुम्हें माल डालेंगे छाले। झटके के साथ तेजी से मुड़ने के कारण टीन की कट्टी मेरे घुटने से टकराई और दर्द भरी टीस उठी, लेकिन दर्द में पी गया। और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने एक बार पलट कर पीछे देखा। दांत भींचे लड़का तलवार लहरा रहा था उछल उछल कर। उसके चेहरे पर वही क्रूरता थी। लड़के की माँ के दांत निकले थे और मैकेनिक ताली पीट पीट कर हंसे जा रहे थे। मैं काफी आगे निकल आया था। आवाज अब सुनाई नहीं पड़ रही थी। उनकी तालियों लोटपोट होने और बाहर निकले दांतों से ऐसा लग रहा था। नुक्कड़ पर आकर मैं खड़ा हो गया। मन हुआ पलट कर पीछे देखूं, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जान रहा था लड़का गाली बकता तलवार भांज रहा होगा, मां निहाल होगी, लोग आवाजें लगा लगा कर तालियां बजा रहे होंगे। उस वक्त कांप रहा था मैं। साथियों, यह तलवार कहानी थी। दूसरी कहानी जिसका शीर्षक है नज़ारा। बहुत सारे साथी दिख रहे हैं। शिखर त्रिपाठी जी, मुकेश वर्मा साहब जो मेरे गुरु हैं, और ब्रज श्रीवास्तव जी ने बोला था आने के लिए, शायद आए नहीं। खैर, कहानी है नज़ारा। तंगी और उसकी वजह से होने वाले आए दिन के झगड़ों से आजे जाकर उसने उस दिन तय कर लिया कि अब वह नहीं जिएगा। बहुत हो गई हाय हाय, अब वह एक पल सांस नहीं ले सकता। इसमें खेल खत्म करेगा, और दरअसल इस तरह जीने से मर जाना कहीं बेहतर है। घर में तो आफत, प्रेस में तो आफत, कोई जिंदगी है यह? 20 साल निकल गए, एक पल खुशी का न आया, हद हो गई। या बुदबुदाता वह सीढ़ियों से उतरता, चक्करदार गलियां पार करता, मुख्य सड़क पर आ गया वह।
या वह सड़क थी जिस पर से होकर वह गंतव्य तक जाना चाहता था। भीड़ थी यहाँ, रिक्शे, साइकिल, तांगे, ऑटो, जीप, मोटरों और पैदल चलने वालों की आवाजाही मची थी। किसी तरह रास्ता बनाता वह निकला। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। सूझ रहा था तो सिर्फ यही कि जल्द से जल्द मुकाम पर पहुंचे और पटाक्षेप हो मामले का। न रहे बांस न बजे बांसुरी। बन्ने खां का पुल पार करता वह एक पुरानी और ऊंची इमारत के नीचे आ खड़ा हुआ। गर्दन टेढ़ी करके इमारत की सबसे ऊपर की यानी आखिरी मंजिल को देखा, जैसे सोच रहा हो कि तू इतनी ऊंचाई पर क्यों है कमबख्त, झुक क्यों नहीं जाती ताकि अपना काम फतह करने में मुझे देर न लगे। ऊपर की मंजिल पर कबूतर फड़फड़ा रहे थे। रुई के फाहे जैसे झीने और सफेद बादल इमारत के गुंबद के ऊपर तैर रहे थे। लगता था बादल नहीं, इमारत उड़ी चली जा रही हो। उसने माथा से कोड़ा, बुरा सा मुंह बनाया और मुट्ठियां बींचे सीढ़ियां चढ़ने लगा। और बहुत तेज सीढ़ियां चढ़ा और तकरीबन आंखें मीचे हुए, जिससे उसे कई बार ठोकरें लगी, अंगूठा घायल हो गया, मगर इससे बेपरवाह हुआ चढ़ता चला गया। आखिरी मंजिल पर जब वह पहुंचा, उस वक्त पसीने से भीगा हुआ था। सांस बेतरह चल रही थी, हलक सूख रहा था, चप्पल बीच में कहीं छूट गई थी, नंगे पैर था। यहां बहुत से लोग थे, जैसे शहर का नजारा लेने आए हों। आदमी, औरत, बच्चे सभी थे, अच्छी और फटीचर हालत वाले दोनों। कनखियों से उसने लोगों को देखा और इत्मीनान की सांस ली, मानो सोच रहा हो कि ये लोग उसे देख नहीं रहे हैं, वह अपना काम आसानी से कर सकता है बेखटके। डौली पर हाथ टिकाकर उसने मुड़ेर पर नजर डाली, जिस पर से कुछ कबूतर फड़फड़ा के उड़ गए। कुछ एक दूर सरक गए, जो गुलाबी पंजों पर सतर्क से गर्दनें हिलाते हुए, उनकी चंचल आंखें और शरीर की समूची मुद्रा मानो कह रही थी कि तुम हमें पकड़ नहीं सकते, हम मजे हुए खिलाड़ी हैं। नीचे नजर गई तो सड़क पर बहुत से लोग खिलौने जैसे लगे, जो छोटे बड़े वाहनों से और पैदल भागे चले जा रहे थे। इमारत के सामने सड़क के बाजू में एक चाय की दुकान पर कुछ लोग चाय पानी पीते हुए गपगोई कर रहे थे। इमारत के बगल में खाली जगह में बच्चे कागज का फुटबॉल बना शोर मचाते खेल रहे थे। उसने सामने क्षितिज की ओर देखा। सूरज एक बहुत बड़े थाल की तरह था, लगता था बस नीचे गिरने ही वाला है। आसमान में बहुत सारे छोटे छोटे बादल फैले थे, जो लालिमा से दीप्त थे। असंख्य छोटे बड़े मकान थे, जो मटमैली झड़ती सांझ में डूबते जा रहे थे। चारों तरफ टीवी के एंटीना थे। लगता था आसमान में चढ़ने के लिए आदमियों ने सीढ़ियां लगा रखी हों। अनगिनत पतंगे थीं, जिन्हें बच्चे आसमान की खुली हवा में सैर करा रहे थे। यह एक ऐसा अजीबोगरीब नज़ारा था जिसे देखकर उसकी तबीयत ग्लैड हो गई। वह भूल ही गया कि इस मुकाम पर वह आखिरकार आया क्यों है। आज जब उसका बीवी से यह दृश्य उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। आज जब उसका बीवी से झगड़ा हुआ और वह जिंदगी का खात्मा करने निकला, जिंदगी की फैली खूबसूरत हलचल ने उसे जगा सा दिया।
जैसे मुद्दतों से नींद में गाफिल था और अभी अभी जागा। सहसा वह जोरों से चहका कि आसपास के लोग उसे भौचक हो देखने लगे। इससे बेखबर वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा और सपाटे से सीढ़ियां उतरने लगा। वह पलक झिपते घर पहुंच जाना चाहता था ताकि बीवी को इस मुकाम पर ले आए और यह दृश्य दिखलाए। चमकदार सड़कों, सकरी चक्करदार गलियों और कुलियों को पार करता वह अपनी गली के मुहाने पहुंचा। यहां से उसे ढेर सारे बेतरतीबी से फैले बिजली के नंगे तारों के बीच अपना घर दिखा। वह खिड़की दिखी जिसके पीछे खड़े होकर उसकी पत्नी पानी के लिए लगे अपने बर्तनों को देखती रहती, जो अपने नंबरों के इंतजार में गड्ढे में खुदे नल की तरफ धीरे धीरे सरकते जाते थे। बर्तनों को वह लाइन में लगा भर देती थी। इसके बाद नल की तरफ ठेलने का काम मोहल्ले की शोर मचाती भीड़ अपने आप कर लिया करती थी। गेट बंद। उसने देखा पत्नी का चेहरा वैसा ही सख्त था जैसे लड़ाई के वक्त वह छोड़ कर आया था। उसकी रोष भरी आंखें अपने बर्तनों पर लगी थी। उसके बाल बेतरह बिखरे थे। झुंझलाते हुए दोनों हाथों से बुरी तरह खुजला रही थी। लगता था खुजा खुजा कर वह बालों को नोच डालेगी ताकि जुए का चक्कर ही खत्म हो। पानी के लिए लड़ती मरती भीड़ में वह घुसा। उसमें से किसी तरह रास्ता बनाता अपने को खींचता हुआ सा वह अपने घर के सामने पहुंचा। पल भर को ठहर कर गर्दन उठाकर उसने खिड़की की ओर निगाह डाली। पत्नी सामने न थी। पानी लेने के लिए नीचे उतर रही होगी, यह सोचता हुलास में भरा वह सपाटे सीढ़ियां चढ़ने लगा। लंबे डग बढ़ाता हुआ एक बार में कई सीढ़ियां लांघता जोरों से दरवाजा ठेलता बढ़ा और घर में घुसा। उसकी सांस तेजी से चल रही थी और वह पसीने से तरबतर हो रहा था। बीवी से वह उस खूबसूरत नज़ारे का बखान करना चाहता था और उस मुकाम तक उसे ले जाना। घर में घुसते ही उसने पत्नी को आवाज लगाई। आवाज पर जब पत्नी न आई तो वह बेचैन हो उठा। पत्नी को वह ढूंढने लगा। कभी कोठरिया में जाता, कभी कोठरिया से बाहर खिड़की से गली में झांकता और हाँक लगाता। पत्नी कोठरिया में लकड़ियों के अटाले में छिपी बैठी उसे ताक रही थी। आदमी को उसने इतना खुश और हुलास में भरा जिंदगी में पहली बार देखा था, जैसे बहुत बड़ी लॉटरी खुल गई हो उसकी। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी। साथियों, ये कहानी नज़ारा थी और आगे की कहानी मैं फाका पढ़ता हूँ। एक मिनट। मैंने 2 कहानियों का पाठ किया। प्रेमशंकर जी सामने हैं और दीपेंद्र बघेल साहब हैं। मैं आनंद उपाध्याय जी हैं। मैं और साथियों का को प्रणाम करता हूँ। मुकेश भाई साहब दिख ही रहे हैं। इन्होंने तो कहानी कई बार सुनी है। फिर कहानी फाका।
बीच सड़क पर वह आदमी गिरा और जैसा कि होता है जिस गति से कोई गिरता है, यदि खास चोट नहीं आई तो उसी गति से उठ भी खड़ा होता है। वह आदमी चटपट उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर शर्म जैसा कोई भाव न था। उसने साइकिल उठाई और बिना इधर उधर ताके हैंडल को पकड़े धकाता आगे बढ़ा। जब वह आदमी गिरा था उस वक्त मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पी रहा था और सोच रहा था कि कालीन पुराना हो गया है, क्यों न इसे खारिज कर दिया जाए और खूबसूरत सा कालीन बिछाया जाए। बस किसी के साइकिल के गिरने की आवाज आई। वैसे जो आदमी गिरा था मामूली तौर से गिरता नहीं, वह तो बेचारा हैंडल पर झुका पैडल पर पैर मारता आराम से जा रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी साइकिल के आगे सुवरिया आ जाएगी, औचक और उसे पटखनी दे जाएगी। लेकिन गनीमत समझो कि उसे चोट नहीं लगी और वह मुस्कुराता साइकिल बढ़ाता निकला। साइकिल पर वह बैठा नहीं, गली तक वह पैदल ही गया और ओझल हो गया। मैंने दूसरी सिगरेट निकाली और कालीन के सोच में फिर डूब गया कि सुअरों के चीखने की आवाज से ध्यान भंग हुआ। चीख इस कदर थी जैसे कोई हादसा हो गया हो। मैं जाली वाला दरवाजा ठेलता बाहर आ खड़ा हुआ। देखा तो बीच सड़क पर आटा फैला था, जिसे हड़प लेने के लिए सुअरों में मारामारी मची थी। जाहिर था कि आटा उस आदमी का था जो साइकिल के कैरियर में फंसा था। उसके गिरते ही वह भी गिर पड़ा था। लेकिन आदमी की निगाह आटे के पुड़े पर क्यों नहीं गई। खैर, आटे का अब नामो निशान न था। सुअर पन्नी तक चट कर गए थे। बावजूद उसके गुड़गुड़ाते हड़बड़ाते हुए बेचैन से इधर उधर थूथन मार रहे थे, जैसे कहीं न कहीं आटा है जो उनकी नजरों से रह गया है। थोड़ी देर बाद सड़क सुनसान थी। सुअरों को कहीं पता न था कि कहाँ बिला गए। मैं बाहर सीढ़ियों पर बैठा सिगरेट के धुएं उड़ा रहा था कि वह आदमी गली में नमूदार हुआ, जो कुछ देर पहले बीच सड़क पर साइकिल से गिरा था। दोनों हाथों से साइकिल ठेलता वह इधर उधर गौर से ताकता आ रहा था, जैसे किसी गुमी चीज को ढूंढ रहा हो। डुगरता हुआ वह उस मुकाम तक आया जहां थोड़ी देर पहले गिरा था। अब मैंने उसे गौर से देखा। बिखरे बालों का वह एक मजूर जैसा था। बाल रूखड़ थे और उलझे हुए। लगता था महीनों से उन पर पानी न पड़ा हो। शरीर पर उसके एक लंबा सा कुर्ता था जिसमें बटन नहीं थे। वह पैंट पहने था जो निहायत ही गंदा था। पैर में प्लास्टिक के काले जूते थे। कपड़ों पर चूने मिट्टी के धब्बे थे, जिनसे यह अंदाजा लगता था कि वह पुताई करने वाला मजदूर है। वह एकदम काला था, छुहारे जैसा सूखा, लेकिन उसकी आंखें चमकदार थीं। आंखों के कोरों में हल्की लालिमा थी, जो अक्सर तेज धूप में रहने पर हो जाती है। एक क्षण को उसने आसपास नजर डाली और जब उसे कुछ नजर नहीं आया तो वह साइकिल धकियाते आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते उसकी आंखें
कुछ ढूंढ रही थीं। जाहिर था वह पुड़ा हेर रहा था जिसमें आटा था। गली के दूसरे मुहाने पर वह खड़ा हो गया। साइकिल उसके पेट से टिकी थी। जेब से उसने बीड़ी निकाली, उसे हथेली पर कुछ देर रगड़ता रहा। फिर उसने माचिस निकाली। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, सिर हिल रहा था। लगता था जैसे अपने से कह रहा हो कि पुड़ा गया तो गया कहाँ। एकाएक उसने तीली जलाई और पंजों से हवा को रोक कर बीड़ी सुलगाने लगा। सिर हिलाते संभवतः इस वक्त भी वह यही वाक्य दोहरा रहा था कि बुढ़ा गया तो गया कहाँ। जैसे ही मैं एक क्षण के लिए अंदर गया और वापस लौटा, वह आदमी नदारद था। मैंने सिगरेट का आखिरी कश खींचा कि गली के दूसरे छोर पर वह आदमी फिर दिखा। साइकिल धकिया था। इस बार उसके साथ उसका 7-8 साल का लड़का था, जो शायद पुणे की खोज में उसकी मदद के लिए आया था। गली के मुहाने पर वह आदमी खड़ा था। बीड़ी का बुझा टोटा उसके होंठ के कोर में था। वह लड़के को बता रहा था कि वो साहब जो सीढ़ियों पर बैठा है, सिगरेट खींच रहा है, उसी के घर के आगे में सुवरिया के आगे आ जाने से गिरा था। मुझे पक्का भरोसा है कैरियर में आटे का पूड़ा कसा था, लेकिन पता नहीं कैसे ओझल हो गया। समझ नहीं आता। यह तो गजब है सरासर। गिरने में कहीं तो कुछ बिखरता। आंखें चमकाता दूर की कौड़ी लाता सा लड़का बोला, साहब तो पार नहीं कर ले गया। आदमी मुस्कुराया। लड़के की होशियारी पर बोला कुछ नहीं। लड़का बाप की आंखों में झांकता बोला, आज तो तूने ताड़ी भी नहीं खींची कि नशे में गफलत हो जाए। बाप अफसोस में ताड़ी के नशे के से अंदाज में झूमता हुआ साइकिल की सीट पर हाथ मारता बोला, लाख ताड़ी खींचे हों, कभी कोई सामान नहीं गिरा। इस बीच आदमी की घरवाली भी आ गई। वह दुबली पतली सुक्कड़ सी थी। हवाई चप्पल पहने थी। पीले पीले निचुड़े से पैरों में चांदी के लच्छे थे। तीनों गली के मुहाने पर खड़े बतिया रहे थे। कोई कुछ अटकलें भिड़ाता, कोई कुछ। जाहिर था तीनों पोड़े को लेकर चिंतित थे और परेशान। तीनों गली के इस छोर से उस छोर तक चौकन्नी निगाहों से ताकते हुए चहलकदमी करते रहे। आदमी बीच बीच में रुककर अपने गिरने की जगह भी बताता जाता था, सिर धुनता हुआ। इन तीनों की हरकत मैं काफी देर से देख रहा था और सोच रहा था कि बेचारे कितने परेशान हैं। मैं यह भी सोच रहा था कि न आदमी, न औरत ने और न बच्चे ने मुझसे कोई पूछताछ की। मेरे लिए यह एक हैरानी की बात थी। अगर वे मुझसे पूछते तो मैं साफ बता देता। यही नहीं, मैं 2-4 किलो आटा दे देता या उतरने का पैसा। मेरे लिए यह निहायत ही छोटी बात थी, लेकिन इन तीनों ने मुझे दरकिनार रखा। जब ये तीनों गली के मोड़ पर थे और मायूस होकर जाने ही वाले थे, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आगे बढ़कर आदमी से पूछा, क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों हो? आदमी ने मुझे देखा, बोला कुछ नहीं। उल्टे उसके चेहरे पर जो भाव था छिप नहीं रहा था। बोल रहा था, तुझे सब पता है फिर भी पूछता है कि क्या हुआ? मैंने पूछा, कुछ खो गया है क्या?
आदमी ने उपेक्षा भाव बरतते हुए कोई जवाब नहीं दिया। मैं तीनों से मुखातिब था, लेकिन तीनों चुप्पी साधे थे, बस ऐसे देखते जैसे कह रहे हो कि तू इतनी दया आखिरकार किस लिए दिखला रहा है। एकाएक आदमी ने औरत से कहा, चल एक दिन भूखे सो रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, आज फाका ही सही। इस बार आदमी एकाएक ठठाकर हंसा, औरत बच्चा भी हंस पड़े। मैं अपने में सिमटा था। धन्यवाद साथियों। इस तरह मैंने 3 कहानियों का पाठ किया। मैं जनसुलभ पुस्तकालय के प्रति, अर्पण जी के प्रति और आप सभी रसिक श्रोताओं के प्रति, जो बहुत बड़े लेखक भी इसमें हैं, साथ में हैं, के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय निकाल के मेरी कहानियों को सुना। और मैं चाहता हूँ कि अगर वो कुछ लिखित टिप्पणी भेजें, सुधार के लिए मुझे कुछ रास्ता बताएं, मैं बहुत आभारी होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप फिर से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और सभी आत्मियों के प्रति आभार। धन्यवाद। नमस्कार।